Good morning to all of you. My name is Divya from BSc Chemistry Honours final year, and today is my presentation topic from physical chemistry, that is Raman spectroscopy, and we will discuss on the topic of active and inactive vibrations of CO2 with graphical manner. So we can start summarizing all these things about this topic. Let's see. Raman active and inactive vibrations in CO2. First symmetric stretching, सेकेंड वन अससिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड थर्ड वन बेंडिंग। हमने यहाँ पर तीन टाइप की डिफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये मिडल में लिखी हुई है CO2 की कॉन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन शो करती है। अब हम फर्स्ट देखते हैं हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, या तो हमारे पास बॉन्ड्स जो हैं वो इलोंगेट हो रहे हैं, या फिर बॉन्ड्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। इलोंगेशन के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है तो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी क्या है, बढ़ रही है। हम लेट मानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ये हमारे पास हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ डिस्टेंस बढ़ रही है तो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पर कंप्रेशन के केस में जब बॉन्ड्स कंप्रेस हो रहे हैं तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। हमारे पास लेट सी कि ये हमारे पास पोलराइजेबल इलिप्सॉइड है इक्विलिब्रियम पोजीशन का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो हमारे पास जो पोलराइजेबल इलिप्सॉइड होगा उसका साइज छोटा हो जाएगा। और हमारे पास जो ये है, इसमें हमारे पास क्या है, कंप्रेशन हुआ है बॉन्ड्स में CO2 में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हुई है। तो हमारे पास पोलराइजेबल इलिप्सॉइड का साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर हम असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देखें तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास कुछ ना कुछ क्या है, पोलराइजेबिलिटी है। हम ऊपर देखें असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में तो एक साइड हमारा बॉन्ड स्ट्रेच हुआ है, दूसरी साइड हमारा बॉन्ड क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। तो यहाँ पर जो नेट हमारे पास जो चेंज आएगा पोलराइजेबिलिटी, वो नेग्लिजिबल सा आता है। मतलब हम नो चेंज भी बोल सकते हैं, बिकॉज जितना इस बॉन्ड के इंक्रीज होने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, उतना ही ये बॉन्ड कंप्रेस हुआ है तो उतनी ही पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हुई होगी। हम एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नो चेंज, जीरो आएगा, बट नेग्लिजिबल चेंज आएगा जो भी आएगा। एज सच सेम केस हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर भी एक साइड बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है और एक साइड बॉन्ड क्या हो रहा है, हमारे पास कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेसिंग की वजह से जो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और बॉन्ड के स्ट्रेच होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर नेट चेंज क्या आएगा, नेग्लिजिबल आएगा। और अगर हम थर्ड केस बेंडिंग की बात करते हैं तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ पोलराइजेबिलिटी है। जैसे ही हम ऊपर वाली फिगर देखते हैं तो हमारे पास क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस तो सेम रहेगा, बस ये बॉन्ड्स कुछ एंगल पर अलाइन कर गए हैं। इस एंगल्स की वजह से जब कोई शेप एंगल पर अलाइन कर गई है तो हमारे पास जो पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू है ना, वो डिक्रीज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगी, तो डिक्रीज होगी। बट इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल ही आएगा, बिकॉज जो बॉन्ड डिस्टेंस की वजह से जो पोलराइजेबिलिटी में चेंज आता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंगल की वजह से, बिकॉज इतना ज़्यादा लार्ज चेंज नहीं है यहाँ एंगल में। और अगर हम डाउनवर्ड फिगर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो हमारे पास चेंज आएगा पोलराइजेबिलिटी में वो नेग्लिजिबल ही आएगा, इतना ज़्यादा चेंज हमें देखने को ऑब्जर्व नहीं होगा। सो जो हमारे पास फर्स्ट केस है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का, ये हमारे पास क्या है, रमन एक्टिव हुआ, डेट इज हमारे पास क्या हुआ, रमन एक्टिव ड्यू टू इंक्रीज इन पोलराइजेशन। और ये हमारे पास क्या हुआ केस, रमन इनएक्टिव। ये भी क्या हो गया हमारे पास, रमन इनएक्टिव। अगर हम आपको मैथमेटिकल फॉर्म में समझाएं तो मैथमेटिकल फॉर्म में लेट सपोज इसकी पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू 5 है और इसकी स्ट्रेचिंग होने के बाद पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू 20 हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ट्रेमेंडियस चेंज हमें देखने को मिला है। बट यहाँ इन केसेस में हमारे पास इतना चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 5 है तो यहाँ पे 4.8 हो गई, 4.9 हो गई, ऐसी वैल्यूज आएंगी। तो जो चेंज है हमारे पास वो क्या है, नेग्लिजिबल है। अगर हम इन्हीं स्ट्रेचिंग्स को, तीनों को जो हमने अभी देखी हैं, इनको हम ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं, हम इनको ग्राफिकली भी प्रोलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमने यहाँ पर ये ग्राफ्स बना लिए हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट किया है, पोलराइजेबिलिटी, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और अल्फा हमारे पास यहाँ क्या है, पोलराइजेबिलिटी। अब हम फर्स्ट सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए देखते हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है उस केस में कुछ ना कुछ पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू होगी। हम मान लेते हैं सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू है वो इतनी। जैसे ही हमारी अगर हम अपवर्ड फिगर देखते हैं, बोन स्ट्रेच होते हैं, इलोंगेट होते हैं, तो पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू क्या करती है, एकदम ट्रमेंडसली इंक्रीज कर जाती है। तो हमारे पास क्या करेगा, पोलराइजेबिलिटी जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और जैसे जैसे हमारे पास इन बॉन्ड्स में कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज केस में क्या होगा, जैसे जैसे डिक्रीज करेगी बॉन्ड डिस्टेंस वैसे वैसे हमारी पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो हमारे पास ये ग्राफ शो होगा। अब इसमें हम देखेंगे तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है वैसे वैसे डायरेक्टली हमारे पास अल्फा की वैल्यू मतलब पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू भी वेरी कर रही है। तो यहाँ पर हमें चेंज बहुत लार्ज देखने को शो मिलता है। अगर हम सेकेंड केस देखें, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और इसके लिए ग्राफ बनाए तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यही वैल्यू जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए है वो तो यही होगी पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू। बट अगर हम अपवर्ड केस देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, कुछ इंक्रीज हो रही है, पर उसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी में इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे पास डाउनवर्ड फिगर में देखें तो उसमें भी एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट पोलराइजेबिलिटी में इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा। हाँ, चेंज आएगा अगर हम ज्यादा चेंज लाते हैं, इलोंगेट जो बॉन्ड हो रहा है वो ज्यादा बॉन्ड इलोंगेट हो जाता है, तो हमारे पास फिर पोलराइजेबिलिटी में भी धीरे धीरे इंक्रीज बढ़ेगा। और ऐसे ही हमारे पास डाउनवर्ड फिगर के लिए भी बढ़ेगा। बट अगर हम स्मॉल वैल्यू में देखेंगे, स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट में देख रहे हैं, तो हमारे पास जो पोलराइजेबिलिटी में जो चेंज आ रहा है वो नेग्लिजिबल ही आएगा, इतना ज्यादा चेंज हमें देखने को ऑब्जर्व नहीं होगा। और अगर ऐसे ही हम थर्ड केस, हम बेंडिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास ये पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कुछ एंगल पर अलाइन करने के बाद पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, पर इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डिक्रीज करेगी। ऐसे ही डाउनवर्ड फिगर के लिए भी हमारे पास वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा और एक बार तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू है इसकी पोलराइजेबिलिटी की वो 0 हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ एक्स क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल में चेंज आ रहा है। हम क्या करते हैं, डी अल्फा बाय डी एक्स, डी अल्फा बाई डी एक्स क्या होगा, अल्फा क्या है, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ अल्फा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। पर अगर हम सेकेंड केस में देखें, हमारे पास डी अल्फा बाई डी एक्स जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आएगा। हम कंप्लीटली 0 नहीं बोल रहे क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज आता है, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर हम स्मॉल वैल्यू ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लिए देखें तो वो 0 ही आए। ऐसे ही अगर हम थर्ड केस में देखते हैं तो उसमें भी हमारे पास जो डी अल्फा बाई डी एक्स की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 रहेगी, बिकॉज हमारे पास इतना ज्यादा एंगल में चेंज नहीं आएगा। हाँ, हमारे पास थोड़ा बहुत चेंज आएगा, इसलिए हम प्रॉपर 0 नहीं कह सकते। प्रॉपर 0 हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री अलाइन कर जाए। तो इसलिए हमारे पास इन दोनों केसेस में डी अल्फा बाई डी एक्स क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। जो हमने ये टर्म यूज किया है रमन इनएक्टिव, ये जो टर्म है वैसे ये प्रॉपर करेक्ट नहीं है, हम इनको रमन इनएक्टिव नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास जो चेंज आता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल आता है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास रमन एक्टिव होंगे बट बहुत थोड़े से केस में, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बहुत थोड़ा सा ही चेंज आएगा, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं कि हमारे पास रमन इनएक्टिव है। बाकी इन केसेस से हमें ये पता लगता है कि जो फर्स्ट केस है उसी में हमारे पास जो पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रहा है वो लार्ज आ रहा है, जिस वजह से हमारे पास डी अल्फा बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती। ये सारी हमारे पास जो हमने अभी डिफॉर्मेशंस देखी जिनकी वजह से हमने पोलराइजेबिलिटी पे इफेक्ट देखा, ये हम
CO2 के अंदर देखा है, ऐसे ही हम और कंपाउंड्स के अंदर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।